हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं अपन सेकंड क्लास है अपनी आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सेकंड क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में अपन ने 1 से लेकर 12 तक MCQ किए थे। अब अपन आगे 13 से शुरू कर रहे हैं। ये मोस्ट रिपीटेड MCQ और मोस्ट प्रोबेबल अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी है, और KVS जैसे कि EMRS जो लगेगी रिसेंटली, उनमें 12th का पोर्शन एज इट इज़ आता है, अकाउंट्स का, बिजनेस का, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अकाउंटेंट में भी, जूनियर अकाउंटेंट में भी, तो ये सब चीज़ें रिलेटेड है। तो इनमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर अपन 13 क्वेश्चन से। कल जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, कि भाई इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ फर्म। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इसलिए हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को जज कर सके कि भाई प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है। टू जज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ फर्म। जब पूरी हेल्थ ही जान रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी जानेंगे ही। ठीक है, तो ये भी है होगा। टू जज द रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। ये जानने के लिए, जब प्रॉफिट ही जान रहे हैं अपन, प्रॉफिट पता लगाने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी तो जानेंगे ही ना कि भाई क्या रीज़न है, फर्म के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके रीज़न क्या है। फिर फोर्थ ऑप्शन है टू जज द वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ये अलग अलग एंटरप्राइजेस की अकाउंटिंग से अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से अपना कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही रॉन्ग है तो जो रॉन्ग है वही राइट होगा, पूछा ही गलत है तो जो गलत है वही सही होगा। ठीक है, फिर आते हैं 14th पर, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस बिकॉज इट, फाइनेंशियल एनालिसिस यूजलेस हो जाता है, कब यूजलेस हो जाता है? मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, मेजर द सॉल्वेंसी, लैक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेक्स ए कंपेरेटिव स्टडी। तो भाई यूजलेस है क्योंकि वो ऐसा क्या करता है कि वो यूजलेस है, तो यूजलेस तो नहीं है। तो पहला मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो इसका बेनिफिट है। सॉल्वेंसी मेजर करता है, सही है। मेक्स कंपेरेटिव स्टडी करता है, वो भी। लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस, लैक्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना इसकी कमी है। ठीक है, फिर आता है 15, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस में कौन इंटरेस्ट दिखाता है फाइनेंशियल एनालिसिस में? किसका इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल एनालिसिस में? इन्वेस्टर्स का होता है बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि भाई हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉफिट कमा के दे भी रही है या नहीं दे रही। दूसरी, गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्ट दिखाती है कि पहली बात तो उसे टैक्स लेना है कि भाई प्रॉफिट कमा रही है तो अच्छा टैक्स देगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी कई बार ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, और तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, इसलिए उनको भी जानना, वो भी इंटरेस्टेड रहती है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है बुरी है। तो इसलिए इसका तो आंसर ऑल ऑफ द अबोव ही होगा। ठीक है, सभी इंटरेस्टेड है। फिर 16th पे चलते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस की मेन लिमिटेशन क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस की कमी बतानी है 4 ऑप्शन में से, कि 3 तो खूबियाँ हैं और इनमें से एक कमी है, तो देखते कौन सी। टू नो अर्निंग कैपेसिटी जानना, ये कोई कमी है क्या फाइनेंशियल? नहीं, ये तो खूबी है, बताता है अर्निंग कैपेसिटी कितनी है बिजनेस की। टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जाना है, ये तो
एडवांटेजेस है कि भाई हमें फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है हमारे बिजनेस की, भाई कैसा है हमारा बिजनेस, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंजेस ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी तो करता है, दूसरी फर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं, इस सेम नेचर की दो फर्म है उससे कंपेयर कर लिया, यार वो इतना प्रॉफिट कमा रही है मैं इतना क्यों नहीं कमा पा रहा, या अपन उससे अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सब कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में चेंजेस है वो नहीं बताता है ये तो पोजीशन बताता है कि भाई आपके एसेट्स की इतनी वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, ये नहीं बताता कि भाई आपके एसेट्स की वैल्यू बाजार में इतनी है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर आता है 17, फ्रॉम हुम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, कि भाई किसके लिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये कोई उपयोगी नहीं है, कि मतलब किसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब या फिर यूँ आसान भाषा में यूँ बोल दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए यूजलेस है, इन चार ऑप्शन। तो इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो यही देख करके इन्वेस्ट करेगा कि भाई ये प्रॉफिट में लॉस में है तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ, प्रॉफिट में है तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। मैनेजमेंट तो ध्यान रखेगा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अच्छा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़राब आएगा तो फिर मैनेज उसे और अच्छे से करना रहेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा रहेगा तो उसे और अच्छा मैनेज करना है भविष्य में, जिससे और भी अच्छा हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ध्यान रखेंगे कि भाई इसमें वो इसलिए चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि भाई हम कल को पैसा इसमें और इन्वेस्ट करें या ना करें। तो पॉलिटिकल एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसको कोई मतलब नहीं है, अपनी नौकरी पकाएगा मज़े करेगा, इसको कोई मतलब, हाँ ये जब इन्वेस्ट करेगा तब इसका वो इंटरेस्ट होगा, तो तब ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी बन जाएगा। तो इन्वेस्टर की तो अपन बोल ही रहे हैं ना कि उनके लिए तो ज़रूरी है ही। चलो तो 18 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, मतलब 3 लिमिटेशन दे रखी है आपको जिसमें से एक नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग ये तो पक्का लिमिटेशन है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं भाई अपन, कितने तो ऊपर पड़ी है कि प्राइस लेवल चेंजेस नहीं दिखाता, ठीक है। सब्जेक्टिविटी, ठीक है ये भी है। इंट्रा फर्म कंपेरिजन, भाई ये तो होता ही है, ये कोई लिमिटेशन थोड़ी है, ये तो एडवांटेज है इसका, ये तो मेरिट है कि भाई हम दूसरी फर्म से कंपेयर कर सकते हैं हमारी फर्म की पोजीशन कैसी है कैसी नहीं है। चलो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कौन सा इनमें से 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। व्हेन ऑल द कंपैरेटिव फिगर्स इन ए बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल इट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कि जितनी भी कंपैरेटिव फिगर है बैलेंस शीट में वो स्टेट की जाए परसेंटेज ऑफ द टोटल, की जो बैलेंस शीट का टोटल है उससे परसेंटेज निकाल करके लिखा जाए उनकी सारी फिगर्स को, जैसे करते हैं ना अपन कंपैरेटिव एनालिसिस में, बैलेंस शीट का टोटल लिया, उस टोटल से सबका परसेंटेज बता रहे, कैश कितना परसेंट है टोटल का, असेट्स कितनी परसेंट है टोटल की, तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं क्या, ठीक है। आगे देखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं या नहीं कहते हैं, देखेंगे। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर्स आर एनालाइज्ड इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल, जब बहुत सारे ईयर का एनालिसिस किया जाए तो उसे वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं क्या, चलो देखते हैं वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं नहीं कहते, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यहाँ पर परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, टोटल का, और इसमें एनालाइज कर रहे हैं सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स का। वर्टिकल एनालिसिस ऑल्सो टर्म्स एज टाइम सीरीज एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस को क्या टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, तो बताओ फिर। एक तो जो पहला पॉइंट है इसमें कह रखे कंपैरेटिव फिगर, जिसमें बैलेंस शीट के टोटल से कंपेयर किया जाता है बाकी सारे आइटम्स को, वो हॉरिजॉन्टल नहीं गलत है। फिर सेवरल ईयर्स एनालाइज इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल, नहीं ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये अपोजिट दे रखा है, ये वर्टिकल होता है, ये होता है वर्टिकल, ये तो वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं कहते, तो ये तो तीनों ही गलत है। इसका आंसर तो होगा
डी, तीनों ही क्या है, फॉल्स है। ये तीनों ही क्या है, गलत है। फिर आते हैं नेक्स्ट 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस के कौन कौन से टूल्स है? रेशियो एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस का है क्या? कंपैरेटिव है वर्टिकल का, कॉमन साइज है वर्टिकल का। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, बताओ तो कौन सा होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर होगा बी, बोथ। इसमें आंसर होगा बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों ही किसके पार्ट है? वर्टिकल एनालिसिस के पार्ट है। ये दोनों ही किसके पार्ट है? वर्टिकल एनालिसिस के पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखा है? कंपैरेटिव को देखो, पिछले क्वेश्चन में कंपैरेटिव फिगर्स को हॉरिजॉन्टल में डाल रखा है, जबकि कंपैरेटिव किस में आएगा? वर्टिकल में आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को रिलेटेबल बना करके बता दिया आपको। अब नेक्स्ट 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है? अब लिमिटेशन नहीं है मतलब 3 लिमिटेशन दे रखी है और एक जो दे रखी है वो मेरिट दे रखी होगी, यही तो होगा। चलो देखते हैं। इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंजेस, ये तो लिमिटेशन है ही। इट इज़ जस्ट ए स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स, की ये सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट्स की स्टडी है? नहीं, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है भैया, तो स्टडी कैसे है खाली, वो भी इंटरिम रिपोर्ट्स की। इट मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय फर्म। क्या ये मिसलीडिंग हो सकती है विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय फर्म? अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग करने के तरीके को चेंज कर दे तो मिसलीडिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। पहले अकाउंटिंग प्रोसीजर दूसरा था, अब दूसरा काम में ले लिया, उससे लॉस आता था, ये प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, तो मिसलीड तो हो ही सकता है। ये भी है तो लिमिटेशन ही। इट आइडेंटिफाइज द रीज़न फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। हाँ, ये रीज़न बताता है फाइनेंशियल एनालिसिस कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की कैसी है, चेंज हुई है, तो पॉजिटिव चेंज हुई है, नेगेटिव चेंज हुई है। हाँ ये बिल्कुल एकदम, ये मेरिट है, ये लिमिटेशन नहीं। तो यही इसका आंसर होगा। ट्वेंटी टू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल नहीं है, ये बताना है तीनों में से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, बताओ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टूल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो इजी था। 23, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स डैश एंड डैश ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या क्या शामिल होता है, बताओ देखिए भाई। एनालिसिस में एक तो एनालिसिस शामिल होगा और दूसरा इंटरप्रिटेशन शामिल होगा। पहले तो एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो इसका आंसर सीधा सा है डी हो जाएगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन शामिल होगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। टू इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन के बिजनेस के? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज के एप्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं?
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। टू जज द इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी का पता लगाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, क्या ये बताते हैं कि वो उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं जो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट इनमें से बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कौन सा नहीं है। ये आपके पास नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कि सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, या सेकंड और फिफ्थ है ओनली। तो देखते हैं। देखो पहला क्या है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसोर्सेज का पता थोड़ी लगाती। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉट बताने कौन से नहीं है। तभी तो मैं देखूँ यार ये ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताने का काम थोड़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये तो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन के बारे में बताता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो तो बताता है, तो ये तो एडवांटेज हो गया यहाँ पर अपन को बताने की, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो गया अपन को बताना, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये तो नहीं होगा आंसर। टू जज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये भी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी को इफेक्ट करने वाली एक्टिविटी, सोसाइटी बिजनेस से रिलेटेड है नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो जो गलत है वही बताने हैं क्योंकि गलत ही पूछा है इन्होंने। तो सेकंड और फिफ्थ गलत है कि भाई एक तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये आपका ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंस नेचर का काम है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकंड और फिफ्थ यही नहीं है इससे रिलेटेड, बाकी सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा लेते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यू करेंगे।